एक्यूमुलेशन ऑफ डिफरेंसेस, ठीक है, दो ग्रुप्स के बीच में भाई अलग अलग डिफरेंट चेंजेस का आपकी बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, जो नई स्पीशीज की फॉर्मेशन तक लीड करे। देखो म्यूटेशन तो नहीं हो सकता, सडन सिंपल चेंज है। हेलो एवरीवन, मैं आयुष शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं यूनिवॉक्स सीयूईटी प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं बायोलॉजी का चैप्टर 7 इवोल्यूशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज एंड एमसीक्यूज, जो सबसे ज्यादा चांसेस हैं आपके सीयूईटी यूजी एग्जामिनेशन बायोलॉजी डोमेन में आने के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट के भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पढ़ते हैं। Which scientist proposed the theory of natural selection as a mechanism of evolution? That means भाई mechanism of evolution की थ्योरी किस साइंटिस्ट ने दी थी भाई? हमारे चार्ल्स डार्विन भैया ने दी थी। इस पे सेम एक क्वेश्चन रिप्रेस होके आता है कि which scientist who gave the theory of evolution independent of Darwin? तो उधर आपको टिक करना होगा एल्फ्रेड रसल वेलेक, ठीक है। अगर इंडिपेंडेंट ऑफ डार्विन आ जाए तो वहां पे एल्फ्रेड रसल ने हमारी दूसरी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दी थी, जो कहीं ना कहीं मैच करती थी डार्विन की थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन से। सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगती है, क्वेश्चन आपको अच्छे लगते हैं, आपको टॉपिक समझ में आ जाता है, सारे टॉपिक आपके एमसीक्यू से देखो क्लियर हो ही जाते हैं, ठीक है, तो आपको एक काम करना है इस चीज के लिए, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि तुम्हें ऐसे वीडियोस की जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, नोटिफिकेशंस हैं, वो टाइमली मिलते रहे और आप किसी भी चैप्टर में, किसी भी टॉपिक में एमसीक्यू से पीछे ना छूटे। चलिए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस by which species evolve in response to the change in environment? देखो, चेंज इन एनवायरमेंट के रिस्पॉन्स में जब स्पीशीज इवॉल्व होती है, यानी कि नेचर को स्टिमुलाई मान के उनके अंदर इवोल्यूशनरी चेंजेस आते हैं, वो अडॉप्ट करते हैं, तो ये किसकी थ्योरी से रिजेंबल कर रहा है भाई? डार्विन की थ्योरी से, ठीक है। और ये प्रोसेस होता है हमारा नेचुरल सिलेक्शन। वो नेचर के थ्रू अडॉप्ट हो रहे हैं, नेचर के अंदर अडॉप्ट हो रहे हैं और नेचुरली सिलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चंस को। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, which type of selection occurs when individual with intermediate phenotypes have higher fitness? देखिए, अगर हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम आपने से पढ़ा है तो वहां पे ग्राफ बन रहे होंगे, ठीक है, कुछ ग्राफ्स थे। अगर इंटरमीडिएट फिनोटाइप मतलब एक्सट्रीम फिनोटाइप, सपोज ये है, ये दो एक्सट्रीम फिनोटाइप्स है, बट नेचर के अंदर आपके इंटरमीडिएट फिनोटाइप्स का जो इवोल्यूशन है, उनकी जो फिटनेस है वो ज्यादा सिलेक्ट हो रही है, वो ज्यादा सुटेबल है, तो उस तरीके के भाई इवोल्यूशन को कहें, या फिर उस तरीके के सिलेक्शन को हम किस तरीके के सिलेक्शन कहेंगे भाई? स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, जिसके अंदर मीडियम फिनोटाइप्स भी इजीली इवॉल्व कर पा रहे हैं, ग्रो कर पा रहे हैं, स्पीशीज को अपने कंटिन्यू कर पा रहे हैं। तो इस तरीके का जो ग्राफ बन रहा है वो आपको किसका है? स्टेबलाइजिंग का। अगर ये ग्राफ शिफ्ट हो जाता है, इसमें एक सिंगुलर पीक आती है, तो ये होते हैं भाई आपके जो आपके एक्सट्रीम फिनोटाइप्स होते हैं उनके लिए, वो हो जाता है हमारा डिसरप्टिव सिलेक्शन, ठीक है। दोनों चीजें मैंने आपको बता दी है। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन के अंदर हमेशा जो आपके इंटरमीडिएट फिनोटाइप्स हैं वो सपोर्ट होंगे और उन्हीं का सिलेक्शन होगा, नेचुरली वही सिलेक्ट होंगे। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 4 पे देखते हैं। ये थोड़ा चैप्टर बच्चों, आपको जो इवोल्यूशन है ना, ये कुछ इस तरीके के चैप्टर है जिसमें सोचना आपको ज्यादा पड़ता है, लॉजिकल थिंकिंग करनी पड़ती है, इसीलिए क्वेश्चन के साथ साथ उसके पीछे की भाई जो साइंस है या उसके पीछे की पूरी जो थ्योरी है वो मैं आपको साथ के साथ समझा रहा हूं, ताकि बाद में आपको कंफ्यूजन ना हो और वीडियो के अंदर एमसीक्यूज के साथ ही तुम्हारे टॉपिक क्लियर होते चले जाए। समझ गए मेरी बात को? थोड़ा सा हो सकता है इससे वीडियो लंबा हो जाए, बट आपको भाई एंड तक देखना है, तभी आपका चैप्टर कंप्लीट होगा और आप सारे क्वेश्चन अपने सीयूटी यूजी के अंदर अटेम्प्ट कर पाएंगे इस चैप्टर से। चलिए फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट म्यूटेशन इज ट्रू? म्यूटेशन के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? देखिए भाई, फर्स्ट स्टेटमेंट है आपकी, म्यूटेशन ऑलवेज रिजल्ट इन हार्मफुल इफेक्ट्स। नहीं, अच्छी म्यूटेशंस भी होती हैं, ठीक है, जो अच्छे चेंजेस लाती हैं, हमें नेचर में बेटर अडॉप्ट करने में हेल्प करती हैं। दूसरा है आपका, म्यूटेशन अकर ओनली इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल चेंजेस, ठीक है। एक बार थोड़ा सा इसको अज्यूम करके चलते हैं और देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन है। सी देखते हैं, म्यूटेशन आर रैंडम एंड कैन लीड टू जेनेटिक वेरिएशन। ये बिल्कुल सही इसकी स्टेटमेंट आ रही है। म्यूटेशन अकर ओनली इन सोमेटिक सेल्स नॉट जर्म सेल्स, ये गलत है। देखो, अब ये वाली हमने इसलिए ली थी भाई, एनवायरमेंटल चेंजेस के रिस्पॉन्स में भी तो म्यूटेशन हमारी इनिशिएट होती है, बट म्यूटेशन का अगर एक्चुअल आप इसकी डेफिनेशन देखोगे, एक्चुअल इसका मीनिंग देखेंगे क्या है, कुछ ऐसे चेंजेस जो जेनेटिक डाइवर्सिटी की तरफ लेके जाते हैं पॉपुलेशन को। पॉपुलेशन के अंदर भाई नए नए आपके अलील के पेयर्स बन जाते हैं, या फिर कहीं नए नए आपकी फिनोटाइप्स देखने को मिलते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन सी, म्यूटेशन आर रैंडम एंड कैन लीड्स टू जेनेटिक वेरिएशन।
ठीक है, जीन पूल के अंदर चेंजेस आ जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। 5th क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है मेरे बच्चों, इन विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन डू टू स्पीशीज मेट और फ्लावर एट डिफरेंट टाइम्स। मतलब ऐसा कौन सा आइसोलेशन मैकेनिज्म है, मेथड है, जिसके अंदर दो स्पीशीज अलग अलग टाइम पीरियड के ऊपर रिप्रोड्यूस करते हैं या मेट करते हैं, ठीक है, फिर अलग अलग टाइम पीरियड में फ्लावरिंग करते हैं। देखो बिहेवियरल तो हो नहीं सकता, ठीक है, मैकेनिकल भी नहीं है, गेमेटिक भी नहीं है, ये तीन ऑप्शन तो हट गए। ये क्या है, टेम्पोरल आइसोलेशन, जिसके अंदर उन्होंने अपने टाइम पीरियड्स अलग अलग कर दिए। जैसे कई में होता है भाई फीडिंग का टाइम पीरियड वो अलग अलग कर देते हैं, है ना, उस तरीके का आइसोलेशन हमारा कहलाता है भाई टेम्पोरल आइसोलेशन, जिसके अंदर वो अपने भाई मेटिंग का, कभी कभी फीडिंग का, है ना, खाने का टाइम अलग कर देते हैं, ताकि कोई भी कंपटीशन वाली जो सिचुएशन है वो क्रिएट ना हो। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। द कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन सजेस्ट दैट, देखो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन पहले दिमाग में आ जाना चाहिए पढ़ते ही भाई, ऐसा इवोल्यूशन जिसके अंदर स्ट्रक्चर्स डिफरेंट है, ठीक है, बट ड्यू टू भाई नेचुरल सिलेक्शन, ड्यू टू द एनवायरनमेंट, सभी जो स्पीशीज और ऑर्गेनिज्म है उन्होंने कॉमन फंक्शन डेवलप कर लिया। जैसे कि फ्लाइंग का, ठीक है, बैट का आप अगर विंग का स्ट्रक्चर देखोगे अलग मिलेगा, बर्ड्स का अलग मिलेगा, बट फंक्शन सेम है कि उड़ने का, ठीक है। ऐसे ही बटरफ्लाई और बर्ड्स का भी अलग अलग क्या होता है, स्ट्रक्चर अलग होता है, बट फंक्शन सेम है, क्या भाई, वो ताकि फ्लाई कर सके, जो उनको एबल करे टू फ्लाई, ठीक है। तो एनवायरमेंटल स्ट्रेस की वजह से उन्होंने ये फंक्शन डेवलप किया है, ठीक है। तो इस तरीके के इवोल्यूशन को हम कहते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। अब इसके रिगार्डिंग कौन सी जो स्टेटमेंट है वो सही है, देखो, डिस्टेंटली रिलेटेड स्पीशीज इवॉल्व सिमिलर ट्रेट ड्यू टू एनवायरमेंटल प्रेशर, बिल्कुल सही स्टेटमेंट, पहली ही बिल्कुल ठीक है, ठीक है। मतलब सभी अलग अलग तरह की स्पीशीज ने एक कॉमन अपना जो फंक्शन है, कॉमन ट्रेट, कॉमन फिनोटाइप डेवलप किया ड्यू टू एनवायरमेंटल स्ट्रेस, जिस चीज ने उसको इनेबल किया टू सर्वाइव इन दैट कंडीशन, ठीक है। दूसरे देखो क्लोजली रिलेटेड तो होती ही नहीं, अगर क्लोजली रिलेटेड होगी तो ऑब्वियसली आपके स्ट्रक्चर सेम होंगे, बट यहाँ पे स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं। इवोल्यूशनरी चेंजेस अकर एट कांस्टेंट रेट ओवर टाइम, ये इसकी थोड़ी डेफिनेशन हुई। स्पीशीज इवॉल्व थ्रू द इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, नहीं, एक्वायर्ड कैरेक्टर, फ्लाइंग एक एक्वायर्ड कैरेक्टर थोड़ी है कि भाई हाँ चलो सबने उड़ने की कोशिश करी, धीरे धीरे उड़ने की ताकत आ गई तो आपका एक्वायर्ड कैरेक्टर हो गया, नहीं नहीं। एक्वायर्ड जो कैरेक्टर होते हैं आपको पता है वो थ्रू इनहेरिटेंस ट्रांसफर भी नहीं होते, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 7th क्वेश्चन को देखते हैं, which of the following is not an example or evidence of supporting the theory of evolution। देखिए थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन पढ़ने के लिए हम किन किन चीजों को यूज करते हैं, पहले तो उन चीजों को सिलेक्ट कर दो, ठीक है। देखो फॉसिल रिकॉर्ड हम यूज करते हैं, ये तो ऑप्शन फिर हट गया, क्योंकि फॉसिल रिकॉर्ड से हमें इवोल्यूशनरी बायोलॉजी पढ़ने में बहुत इजी होता है, ठीक है। कंपैरेटिव एनाटॉमी बिल्कुल अभी हमने पढ़ा, इसका भी हम यूज करते हैं, ठीक है। देखो आपकी जो मॉर्फोलॉजी, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, इसके अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर बट सेम फंक्शन, डिफरेंट फंक्शन बट सेम स्ट्रक्चर जो डाइवर्जेंट का है, ये सभी आपकी कंपैरेटिव एनाटॉमी के अंदर आते हैं, ठीक है। जेनेटिक वेरिएशन, इसको एक बार सर्कल करो, देखो जेनेटिक वेरिएशन समझाऊंगा अभी। लमार्क थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट्स, ठीक है, इसने जिराफ वाला एग्जांपल, भाई जिराफ पहले यूज्ड टू ग्रेज ऑन लीव्स, धीरे धीरे ट्रीज ऊंचे होते गए, जिराफ को ग्रेज करने के लिए और ऊंचा करना पड़ा, दैट्स व्हाई उसकी गर्दन धीरे धीरे लंबी हो गई, ठीक है। समहाउ ये चीज भी इवोल्यूशनरी बायोलॉजी पढ़ाती है। ऐसे बहुत से ऑर्गन, ह्यूमंस के अंदर अपेंडिक्स है, हम उसको यूज करना बंद कर दिया, हमारी सेलुलोजिक डाइट कम हो गई तो वो रिड्यूस हो गया और वेस्टिजियल हो गया, तो कहीं ना कहीं ये भी एक्सेप्टेबल है इवोल्यूशनरी थ्योरी को पढ़ने के लिए। बट ये जो जेनेटिक वेरिएशन है भाई, ये तो पॉपुलेशन में आ रहे हैं, ये इवोल्यूशनरी बायोलॉजी पढ़ने में, इवोल्यूशनरी थ्योरीज को पढ़ने में कैसे हेल्प करेगा, ये तो पॉपुलेशन में आया हुआ एक चेंज है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई जेनेटिक वेरिएशन इज कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ मेथड टू स्टडी इवोल्यूशनरी बायोलॉजी थ्योरीज, ठीक है। समझ में आ गया सभी को? कोई डाउट तो नहीं है? भाई डाउट है तो भाई मुझसे पूछते रहा करो, देखो डाउट आए और तुम ना पूछो सबसे बड़ा पाप कर रहे हो, अपने साथ खिलवाड़ कर रहे हो, है ना। आपको इतना अच्छा अच्छा पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन हाथों हाथ सॉल्व करवा रहे हैं, और फिर भी अगर आपके डाउट आ रहे हैं और आप पूछ नहीं रहे तो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, आप अपने आप को सिलेक्शन से एक स्टेप पीछे लेके जा रहे हैं। पूछो, आंसर आपको सभी चीज का मिलेगा, ठीक है बच्चों। चलिए 8th क्वेश्चन को देखते हैं। 8th क्वेश्चन है आपका, व्हाट टर्म डिस्क्राइब्स अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स। सिंपल आंसर है स्पीशीज, ठीक है। स्पीशीज की डेफिनेशन ही यही है भाई, जो आपस में इनब्रीड कर सके और फर्टाइल इंडिविजुअल्स को रिप्रोड्यूस करके, मतलब ऑफस्प्रिंग्स को भाई बर्थ दे सके, ठीक है। चलिए 9th क्वेश्चन पे आइए, व्हिच टाइप ऑफ सिलेक्शन फेवर एक्सट्रीम फिनोटाइप्स। अभी समझाया था भाई एक्सट्रीम फिनोटाइप्स का, हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम में आपने पढ़ा होगा, एनसीईआरटी में आपको भाई लेफ्ट हैंड साइड को बहुत अच्छे से ग्राफ बना के समझाया हुआ है।
जब एक्सट्रीम फिनोटाइप आपके सिलेक्ट हो रहे हैं तो जो स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन है वो डिस्टरप्ट हो रहा है, तो यहाँ पे सिलेक्शन किस तरीके का होगा, डिसरप्टिव सिलेक्शन, इंटरमीडिएट सर्वाइव कर ही नहीं पाएंगे, अभी बताया था मैंने आपको। ठीक है, देखो क्वेश्चन आ गया, ये आपके 2022 और 23 के जो इनिशियल एग्जाम्स हुए थे, इनिशियल शिफ्ट्स के जो एग्जाम हुए थे, उनके क्वेश्चन है मेरे बच्चों। ठीक है, 10th क्वेश्चन देखिए, 10th क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, व्हाट इज द टर्म फॉर द टोटल कलेक्शन ऑफ अलील्स इन अ पॉपुलेशन एट वन टाइम। टोटल कलेक्शन ऑफ अलील, टोटल कलेक्शन ऑफ जीन को हम क्या कहेंगे भाई, हमारा जीन पूल। समझ गए? चलिए, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन में बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है, ये चीजें आपको इनिशियली पता होनी चाहिए, चैप्टर पढ़ोगे ये चीजें अपने आप समझ में आ जाएंगी। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए आगे 11th क्वेश्चन को देखते हैं, द प्रोसेस बाय विच अनरिलेटेड स्पीशीज इवॉल्व सिमिलर ट्रेड्स ड्यू टू सिमिलर एनवायरमेंटल प्रेशर। देखो वही बात आ गई कि सिमिलर ट्रेड्स इवॉल्व हो रहे हैं अलग अलग स्पीशीज के अंदर। कौन सा इवोल्यूशन है हमारा, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। एग्जाम्पल भाई आपके बटरफ्लाई के विंग्स देखिए, ठीक है, ये बेचारी हमारी छोटी सी बटरफ्लाई बना दी मैंने। ठीक है, इसके विंग्स इस तरीके के होते हैं, मेम्ब्रेनस विंग्स होते हैं, फ्लैपी फ्लैपी। बट अगर आप एक बर्ड का विंग देखेंगे, ठीक है, फेदर्स हटा के, तो कुछ इस तरीके का होता है, बिल्कुल अलग स्ट्रक्चर है बट फंक्शन सेम है, इनको फ्लाई करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 12th क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द टर्म फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग स्पीशीज। ठीक है, नई स्पीशीज की फॉर्मेशन फ्रॉम द एग्जिस्टिंग स्पीशीज इज स्पीशिएशन। ठीक है, एग्जांपल अगर आपको लेना भाई, हमारे फिंचेस थे। ठीक है, फिंचेस क्या थे, एक फिंच की स्पीशीज से डिफरेंट डिफरेंट फिंचेस हमारी इवॉल्व हुई। प्रोसेस क्या था हमारा, अडप्टिव रेडिएशन। बट अगर इवोल्यूशन की बात करें तो कन्वर्जेंट टाइप ऑफ इवोल्यूशन, जिसके अंदर उसकी फीडिंग हैबिट्स के अकॉर्डिंग वो इवॉल्व होते चले गए, उनका स्पीसिएशन होता चला गया। ठीक है, चलिए प्रोसेस और टर्म्स आपकी सभी क्लियर होनी चाहिए मेरे बच्चों, बार बार हर चैप्टर में ये चीज बोलता हूं, टर्मिनोलॉजी क्लियर होनी चाहिए, डेफिनेशंस क्लियर होनी चाहिए। इतना अगर तुमने बायोलॉजी में कर लिया तो आराम से भाई 40 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, ये चीज बहुत मस्त है आपके किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक है, ये नहीं होता कि हम भाई सारे चैप्टर पढ़े, सारे चैप्टर 100% पढ़ दे, उसके सारे क्वेश्चंस कर ले, उससे सिलेक्शन नहीं होता। बट जितना पढ़ो उसको अच्छी क्वालिटी में पढ़ो, उसको 100% पढ़ो, उसी से सिलेक्शन होगा। ठीक है, बहुत प्यार से बात समझा रहा हूं बच्चों, मैं चाहता हूं जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं हमारे साथ, सबका सिलेक्शन हो, सबको भाई अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी, ड्रीम कॉलेज मिल जाए। उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी है, वो कर लो, थोड़ा टाइम है, ये भी निकल जाएगा। 10-15 दिन की बात बची है अच्छे से। ठीक है, 10-15 दिन मेहनत कर लोगे तो आने वाले जो आपके कॉलेज के 3 साल होंगे वो अच्छे जाएंगे। अच्छा कॉलेज मिला तो एक अच्छी लाइफ, एक अच्छा फ्यूचर। ठीक है, समझ में आ गई होगी भाई इतने में बात। 13th क्वेश्चन पे आते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, तुम हर क्लास में समझने के लिए आ जाते हो बस। ठीक है, चलो, विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन अकर व्हेन मेटिंग बिहेवियर प्रिवेंट्स द सक्सेसफुल रिप्रोडक्शन बिटवीन टू स्पीशीज। आइसोलेशन बताना है जिसमें मेटिंग जो उनका बिहेवियर है वो हेल्प करता है उनको आइसोलेशन के अंदर, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के अंदर। तो ये किसके अंदर आएगा भाई, आपका बिहेवियरल आइसोलेशन। उनका बिहेवियर ही अलग हो जाता है। ठीक है, इस वजह से उनका जो रिप्रोडक्टिव टाइम है, रिप्रोड्यूसिंग टाइम है, वो अलग अलग हो जाता है दो स्पीशीज का। ठीक है, इसीलिए वो साथ में मेट नहीं कर पाते। ठीक है, ये रीजन है। और इस तरीके के आइसोलेशन को, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन को हम आते हैं किस में एग्जांपल लेते हैं, बिहेवियरल आइसोलेशन के अंदर। ठीक है, ये सभी पीवाईक्यूज क्वेश्चन है बच्चों, जितने पीवाईक्यूज आ रहे हैं मैं आपको हाथों हाथ बता रहा हूं, सारे लगातार पीवाईक्यूज आएंगे। एंड के आपके 15 क्वेश्चन तो 2023 के लेटेस्ट पीवाईक्यूज हैं, उनको तो बिल्कुल मिस मत करना, वो क्वेश्चंस में से आने के सबसे ज्यादा चांसेस है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 14th क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ स्पीसिएशन ड्यू टू फिजिकल सेपरेशन ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड। लाइक फिजिकली सेपरेट हो गए, ज्योग्राफिकल एरिया चेंज हो गया। ठीक है, ज्योग्राफिकल एरिया चेंज हो गया, उनके बीच में फिजिकल सेपरेशन आ गया, इस तरीके का आइसोलेशन को हम क्या कहते हैं भाई, इस तरीके के स्पीसिएशन। देखो इसको समझो, स्टोरी की तरह समझो, यहाँ एक एरिया है, यहाँ पे एक स्पीशीज रहती थी। ठीक है, ये स्पीशीज दूसरे ज्योग्राफिकल एरिया पे मूव कर गई, जैसे ही वहां पे मूव करेगी वहां पे अपनी स्पीशीज की भाई नई नई वैरायटी उसकी बन जाएगी अकॉर्डिंग टू दैट हैबिटेट। ठीक है, उस हैबिटेट के अकॉर्डिंग अडप्ट होगी, नई स्पीशीज की फॉर्मेशन होगी, स्पीसिएशन हो गया। और जो इनिशियल स्पीशीज आई थी वो नई स्पीशीज की क्या होगी भाई, फाउंडर स्पीशीज, जिसको हम कहते हैं फाउंडर्स इफेक्ट। बट
इस तरीके के स्पीसीएशन को, नई जगह पे जाके ज्योग्राफिकल आइसोलेशन हो गया इन दो के बीच में, इस तरीके के स्पीसीएशन को हम क्या कहेंगे भाई, इस तरीके का हम कहेंगे भाई एलोपैट्रिक स्पीसीएशन, जिसमें ज्योग्राफिकल एरिया या फिजिकल आइसोलेशन हो, वो होता है हमारा एलोपैट्रिक टाइप ऑफ स्पीसीएशन। ठीक है, चलिए देखो, जो चीजें आपको एनसीईआरटी में अच्छे से नहीं बता रखी, मैं यहाँ पे अच्छे से बता रहा हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर ये सोच के नहीं बैठता कि बच्चा सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के आएगा, चलो मैं तो एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन दे देता हूँ। वो एनसीईआरटी में देखता है कि अगर ये टॉपिक एक लाइन में भी डिस्क्राइब्ड है ना, वो उससे आपको उठा के 2 क्वेश्चन उठा के दे सकता है अलग अलग तरीके से। आपको हर चीज की एक इन डेप्थ तो नहीं, मतलब थोड़ा थोड़ा नॉलेज तो होनी ही चाहिए हर चीज की। ठीक है, इन डेप्थ तो अभी आपको इतना नहीं पूछा जाता सीयूटी के अंदर, और पेपर लेवल भी आपका मॉडरेट आ रहा है ना, बट स्टिल ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, 15th क्वेश्चन देखिए बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ प्री-जाइगोटिक आइसोलेशन। प्री-जाइगोटिक, बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, अगर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है तो उसको हम, उसका रीजन क्या है, ठीक है, उसका रीजन होता है भाई हाइब्रिड इनवाइबिलिटी। जो हाइब्रिड फॉर्म होगा, जो जाइगोट फॉर्म होगा, वो नेचर के अंदर वाइबल ही नहीं होगा, सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, चलिए जैसे इसका बहुत अच्छा एग्जांपल आपने, जैसे अपना जो फर्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, उसमें हम लाइगर का हम एग्जांपल पढ़ते हैं ना, टाइगर और लायन की मीटिंग कराएं तो क्या बनेगा, है ना, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन। तो लाइगर जो बनता है वो फर्टाइल नहीं होता, ठीक है, और दूसरा नेचर के अंदर वाइबल नहीं होता। ठीक है, यही आपका रीजन है भाई, हम 2 स्पीशीज की अगर हम क्रॉस करवाते हैं, उनके बीच में एक रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन बैरियर होता है, वो उनके जो हाइब्रिड है उसकी वाइबिलिटी को सपोर्ट ही नहीं करता। ठीक है, ये सब चीजें। चलिए 16th क्वेश्चन, what term describes the study of geographic distribution of species? बायोजियोग्राफी। ठीक है, अब ये भी एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं होनी चाहिए भाई, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है अलग अलग स्पीशीज का, उनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, बायोजियोग्राफी। ठीक है, इतनी इंग्लिश तो आनी चाहिए, इतना तो थोड़ा कॉमन सेंस होना चाहिए। ठीक है, 17th क्वेश्चन बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। देखो नेचुरल सिलेक्शन तो है, तो ये तो हट गया, म्यूटेशन भी हमारा है तो ये भी हट गया, लेमार्किज्म मैंने बताया ये भी है तो ये भी हट गया, बच्चा क्या, जेनेरेटर। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 18th क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस बाय विच स्पीशीज इवॉल्व सिमिलर ट्रेड्स ड्यू टू शेयर्ड एंसेस्ट्री। सिमिलर ट्रेड शो करते हैं इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर भी हो सकता है, और उनकी शेयर्ड एंसेस्ट्री यानी कि कॉमन एंसेस्टर्स होते हैं, तो इस तरीके के इवोल्यूशन को हम क्या कहते हैं, उनके देखो शेयर्ड एंसेस्ट्री है, ठीक है, सिमिलर ट्रेड्स मतलब सिमिलर बॉडी स्ट्रक्चर्स। ठीक है, यानी कि होमोलोगस ऑर्गन्स, होमोलोगी शो कर रहे हैं, स्क्रीन पे विजिबल होगा सभी को। ठीक है, नहीं है तो बता दो, मैं स्पेलिंग बता दूंगा, होमोलोगी। ठीक है, ये जो एंसेस्टर्स है, कॉमन एंसेस्टर से नई स्पीशीज बनना, बट स्ट्रक्चर कुछ ना कुछ सिमिलरिटी शो कर रहे हैं, कुछ ना कुछ फिनोटाइप सेम शो कर रहे हैं, इस तरीके का इवोल्यूशन होता है हमारा डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है, इन शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर सेम बट फंक्शन डिफरेंट ड्यू टू इवोल्यूशन। ठीक है, चलिए आगे देखो भाई अपना 19th क्वेश्चन, which of the following is an example of post zygotic isolation hybrid inviability। जहां भी भाई जाइगोटिक आइसोलेशन दिख जाए, प्री पोस्ट, उसका आंसर क्या है, हाइब्रिड इनवाइबिलिटी। ठीक है, देखो बिहेवियरल नहीं हो सकता, मैकेनिकल नहीं हो सकता, टेम्पोरल नहीं हो सकता। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से करोगे तब भी हमारा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, चलो 20th क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, the wings of birds and the wings of bat are example of। अब देखो विंग्स ऑफ बैट स्ट्रक्चर अलग है, बैट क्या है, मैमल, उसके विंग्स में क्या मिलेगी, ह्यूमरस और हमारी रेडियस अल्ना। ठीक है, बट जो विंग्स ऑफ बर्ड होंगे उसमें अलग तरीके का बोन का स्ट्रक्चर होगा तो दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है बट फंक्शन सेम है, उनको उड़ने में हेल्प करती है, मेक देम एबल टू फ्लाई। तो ये किस तरीके का इवोल्यूशन है भाई, ये आपका कन्वर्जेंट टाइप ऑफ इवोल्यूशन है, बट दोनों के स्ट्रक्चर्स पूछे गए हैं, तो कन्वर्जेंट स्ट्रक्चर तो नहीं हो सकता, ये तो गलत हो गया ऑप्शन। ये किस तरीके के स्ट्रक्चर्स है, एनालॉगी स्ट्रक्चर्स, एनालॉगस स्ट्रक्चर्स। अगर दोनों सेम होते, अगर यहाँ बैट के साथ वेल की बात होती जिसमें फंक्शन डिफरेंट हो गया, ठीक है, तो किस तरीके के स्ट्रक्चर होते, होमोलॉगी स्ट्रक्चर। बात समझ में आई, क्लियर हुई। चलो आगे बढ़ते हैं, 21st क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। 21st क्वेश्चन है हमारा, what is the term for the process by which species evolve in response to human selection। देखो ह्यूमन के इंटरफेरेंस की वजह से किसी स्पीशीज का इवोल्यूशन हो रहा है, या फिर आर्टिफिशियली हम किसी चीज का इवोल्यूशन करवा रहे हैं, उसको सिलेक्ट करवा रहे हैं नेचर में, बाकियों को किल कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके का सिलेक्शन हमेशा आता है आर्टिफिशियल सिलेक्शन, जिसके अंदर ह्यूमन इंटरफेरेंस आ जाती है।
ठीक है, ठीक है। सबसे अच्छा एग्जांपल जैसे आपकी जो कुछ वीड्स होती हैं जिनको हम नहीं चाहते कि वो ग्रो हो, तो हम उनको भाई कट डाउन कर देते हैं, बट उनके थ्रू किसी और वीड का इवोल्यूशन हो रहा है, कोई और प्लांट अच्छा ग्रो कर रहा है, तो उसका क्या हो रहा है, सिलेक्शन हो रहा है। ठीक है, वो ग्रो कर रहा है उस एनवायरनमेंट के अंदर, उस कंडीशन के अंदर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 22nd क्वेश्चन पे आ गए हैं। 22nd क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है बच्चों, which of the following is not a requirement for natural selection to occur? नेचुरल सिलेक्शन के लिए हमें इनमें से कौन कौन से फैक्टर नहीं चाहिए या फिर कौन से फैक्टर नहीं चाहिए? देखो, डिफरेंशियल रिप्रोडक्टिव सक्सेस, इन्वायरमेंटल स्टेबिलिटी, हेरिटेबल ट्रेट्स ऑफ हेरिटेबल ट्रेट्स, वेरिएशन इन ट्रेट्स। देखो ये दो तो चाहिए, तो ये दो ऑप्शन तो हट गए। डिफरेंशियल रिप्रोडक्टिव सक्सेस ये भी चाहिए, अलग अलग कंडीशन में रिप्रोडक्टिव सक्सेस भी चाहिए, तभी तो नेचुरल सिलेक्शन होगा, तो ये हट गया। इन्वायरमेंटल स्टेबिलिटी, देखो इन्वायरमेंटल स्टेबिलिटी नहीं चाहिए नेचुरल सिलेक्शन में। हमें कोई भी इन्वायरमेंट हो, स्पीशीज को उसमें अडॉप्ट करना है। ठीक है, चाहे इन्वायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं उसके थ्रू उसको स्पीशीज को अगर अडॉप्ट करना है, वही तो नेचुरल सिलेक्शन के अंदर आएगा। तो इसका आंसर होगा भाई ऑप्शन सी, इन्वायरमेंटल स्टेबिलिटी। ओके, 23rd क्वेश्चन, what is the term describes a pattern of evolution where one species give rise to many descendant species? एक स्पीशीज से बहुत सारी स्पीशीज बनना, अडप्टिव रेडिएशन। ठीक है, ज्योग्राफिकल एरिया हो, चाहे फीडिंग हैबिट अलग हुई हो, और वो अलग अलग वे में अलग अलग स्पीशीज के अंदर रेडिएट करे, उस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, अडप्टिव रेडिएशन। ठीक है, कोइवोल्यूशन क्या होता है? कोइवोल्यूशन मतलब एक स्पीशीज है, जैसे पैरासिटिज्म का एग्जांपल लो, पैरासाइट्स है, पैरासाइट्स को इवॉल्व अकॉर्डिंग टू देयर होस्ट। अगर उनका होस्ट कोई मैकेनिज्म अपने अंदर इवॉल्व कर रहा है कि भाई पैरासाइट उसकी बॉडी पर ना अटैक करे, पैरासाइट उसकी बॉडी के ऊपर ना फीड करे, तो पैरासाइट भी साइड बाय साइड पैरेलली अपने आप को इवॉल्व कर रहा है ताकि वो अपने होस्ट के ऊपर सर्वाइव कर सके। ये होता है कोइवोल्यूशन। समझ गए? चलिए 24th क्वेश्चन पे आ गए हैं। The evolutionary relationship between humans and chimpanzees is an example of, ह्यूमन और चिंपांजीज के बीच में जो इवोल्यूशन है उसका किस चीज का एग्जांपल है? वो पैरेलल इवोल्यूशन का एग्जांपल है। देखो, एनालोगस कुछ होता नहीं, डाइवर्जेंट है नहीं, कन्वर्जेंट है नहीं, सब कुछ सेम है उनका हमारे साथ। ठीक है, ये पैरेलल इवोल्यूशन का एग्जांपल है। जो बच्चे हायर स्टडीज के लिए जाना चाह रहे हैं भाई बायोलॉजी में ही, वो पढ़ेंगे आगे जाके कि एक स्टेज आई थी, देखो ड्रायोपिथेकस थे और रामापिथेकस थे। ठीक है, ड्रायोपिथेकस आर मोर एप लाइक, इधर से जो पूरा फाइलोजेनेटिक ट्री ग्रो हुआ वो हुआ एप्स का ग्रो। ठीक है, रामापिथेकस आर मोर ह्यूमन लाइक, तो यहाँ पे इनसे जो ग्रो हुए वो हुए हमारे ह्यूमंस। देखो आपको सारी स्टेजेस पता होगी भाई, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस, ये सभी जो ह्यूमंस की आई थी ना, होमो हैबिलिस। ठीक है, ऐसे ही चिंपांजीज की या फिर कहें एप्स की ग्रो हुई, पैरेलली हमारे साथ इवॉल्व हुए, बट सेम फाइलोजेनेटिक ट्री में नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके का इवोल्यूशन जो है ह्यूमन और चिंपांजीज के बीच में, वो क्या है? पैरेलल इवोल्यूशन का एग्जांपल है। अब जिन बच्चों को भी ये टॉपिक नहीं पता, नहीं पढ़ा है, वो एलिमिनेशन मेथड लगाओ। देखो, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन तो हमारे बीच में है नहीं, तो एनालॉगी भी नहीं, हटा दो, ये दो तो हट ही गए, बच्चे क्या? पैरेलल और डाइवर्जेंट। अब देखो डाइवर्जेंट तब आएगा जब फंक्शन डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, अब चिंपांजीज के भी 4 लिम्ब है, सेम मसल्स है, फीट है, सब है, बट ह्यूमंस के भी सेम से ही है। ठीक है, तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का इधर कोई ज्यादा सेंस बन नहीं रहा है, तो आप इसको एलिमिनेट कर दो। ठीक है, आया क्या? पैरेलल इवोल्यूशन। ठीक है, ये बच्चों एलिमिनेशन मेथड सीखना ही पड़ेगा आपको सीयूईटी के लिए, इसके अलावा कोई और चारा नहीं है, कोई और वे आउट नहीं है, कोई और एस्केप नहीं है। ठीक है, 25th क्वेश्चन भाई बहुत बढ़िया, हाफ वे आ चुके हैं हम, आधे रास्ते आ गए, आधा और बचा है। ठीक है, 25th क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, व्हाट इज द टर्म फॉर द चेंज इन अलील फ्रीक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन ओवर टाइम? अलील फ्रीक्वेंसी के अंदर जो चेंज आता है उसको हम क्या कहते हैं भाई? जेनेटिक ड्रिफ्ट। ठीक है, और अलील फ्रीक्वेंसी के अंदर चेंजेस आपके जेनेटिक ड्रिफ्ट के थ्रू भी आ सकते हैं, जीन फ्लो के कारण भी आ सकते हैं, और कभी कभी भाई आपके जो इसमें रीजन होते हैं वो म्यूटेशन आ जाता है। बट इसमें मेन आपसे पूछा है कि अलील फ्रीक्वेंसी में चेंज आ रहा है। ठीक है, क्या रीजन हो सकता है भाई? जेनेटिक ड्रिफ्ट है, नए जीन्स वहां पे ड्रिफ्ट हुए। ठीक है, या फिर नए जीन्स वहां पे आके इन्वेड हुए। ठीक है, चलिए ओके, अब आ रहे हैं भाई आपके, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन इन ह्यूमंस? अभी बताया था अपेंडिक्स। ठीक है, बहुत इजी इजी क्वेश्चंस आए हैं आपके इवोल्यूशन से।
ठीक है, अगर मेरे हाथ में पेपर होता मैं तो बहुत हार्ड हार्ड क्वेश्चन डाल देता, बट आपके जितने भी पीवाईक्यूज देखोगे, जितने भी आप भाई अपने मॉक टेस्ट वगैरह जो सॉल्व करते हो जिस भी पेपर के, हमारे वाले सॉल्व करते हो प्रैक्टिस सीरीज, ठीक है, उसमें सभी में बहुत मॉडरेट और बहुत इजी लेवल के क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, तो इससे आपको आइडिया मिल जाएगा एक कि आपका सीयूईटी का पेपर किस लेवल का आने वाला है। मॉडरेट मतलब कितना हार्ड क्वेश्चन, आपको इधर पता लग जाएगा। इसीलिए यही मेन मोटिव है मेरा ये सब वीडियोस बनाने का आप लोगों के लिए। ठीक है, 27th क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द टर्म फॉर अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन दैट कैन इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स। अभी आया था, रिपीटेड क्वेश्चन है 2023 में भी। क्या है भाई, हमारी स्पीशीज। ठीक है, चलिए 28th क्वेश्चन को देखते हैं। Which of the following statement about genetic drift is true? Genetic drift की डेफिनेशन आपको पहले याद होनी चाहिए इस चीज में। तो देखते हैं भाई, ए क्या है, जेनेटिक ड्रिफ्ट अकर ओनली इन अ लार्ज पॉपुलेशन। नहीं, ऐसा भी नहीं। जेनेटिक ड्रिफ्ट इंक्रीज जेनेटिक वेरिएशन इन पॉपुलेशन, ठीक है। जेनेटिक ड्रिफ्ट इज मोर प्रोनाउंस्ड इन स्मॉल पॉपुलेशन, ऐसा भी नहीं है। जेनेटिक ड्रिफ्ट इज रिजल्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ये हटाओ। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन का हटाओ। ठीक है, देखो सबसे पहली चीज, एक चीज समझो, जेनेटिक ड्रिफ्ट है, जेनेटिक वेरिएशन तो लेके ही आती है। सबसे ऑब्वियस यही है कि भाई जेनेटिक ड्रिफ्ट जो जेनेटिक वेरिएशन है उसको इंक्रीज कर देती है, नई जीन्स हमारे जीन पूल के अंदर आ जाते हैं। तो जो मोर अप्रोप्रिएट है वो ये है। अब कुछ बच्चे कहेंगे एनसीईआरटी में लिखा है कि स्मॉल पॉपुलेशंस में ज्यादा आती है। ज्यादा आती है, सिर्फ स्मॉल पॉपुलेशन में नहीं आती, इसीलिए मैंने इस ऑप्शन को कट किया है। समझ गए? थोड़ा दिमाग लगाया करो, थोड़ा सोचा करो, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस हल्का सा दिमाग लगाना एंड देन आपको टिक हो जाएगा। अगर आप ईमानदारी से प्रैक्टिस कर रहे हो, डेली ईमानदारी से सॉल्व कर रहे हो, तो मेरे हिसाब से 20 मिनट से ऊपर का पेपर नहीं है आपका जो बायोलॉजी का है ना, सीयूटी के लिए 40 क्वेश्चन करने हैं, तो 20 मिनट से ज्यादा नहीं लेने चाहिए। ठीक है, चलिए 29 क्वेश्चन, the evolution of pesticides resistant in insect is an example of। भाई पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट एक एग्जांपल है हमारा नेचुरल सिलेक्शन का। जैसे कि डीडीटी से रेजिस्टेंट किसको मिला, मस्कीटोज को। वो नेचुरली सिलेक्ट होते गए, वो इवॉल्व होते गए और रेजिस्टेंट उन्होंने क्रिएट कर। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन। चलिए 30th क्वेश्चन, What is the term for the evolutionary history of species? Study of evolutionary history of species or group of species। ये होती है हमारी फाइलोजेनी। फाइलोजेनेटिक ट्री का भी मैंने नाम लिया था। देखो फाइलोजेनी होती है आपकी एक स्पीशीज का कि कहां से ग्रो हुई और कहां तक इवॉल्व हुई। ठीक है, वो उसकी पूरी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री होती है और उसकी स्टडी को हम बोलते हैं फाइलोजेनी। समझ में आया? ठीक है, चलिए 31st क्वेश्चन बहुत इजी है भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सिम्पेट्रिक स्पीशिएशन। सिम्पेट्रिक स्पीशिएशन का एग्जांपल बताओ। ज्योग्राफिक आइसोलेशन ऑफ टू स्पीशीज, नहीं, ये तो एलोपैट्रिक है। ठीक है, पॉलीप्लॉइड इन प्लांट, नहीं, ये भी नहीं है। एलोपैट्रिक आइसोलेशन ऑफ टू पॉपुलेशन, एलोपैट्रिक आइसोलेशन वही सेम फर्स्ट वाला हो गया, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, बचा क्या, हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन टू स्पीशीज। नई स्पीशीज जिसके अंदर भाई सिंपैट्रिक वे के अंदर दो स्पीशीज मिलकर एक नई स्पीशीज की फॉर्मेशन करे जो वाइबल हो, वो आता है हमारा सिंपैट्रिक स्पीसीएशन। ठीक है, चलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देखो ये एलिमिनेशन मेथड कितना इजी है, ना भी पता हो तो पहले गलत वाले हटा दो, फिर तुम्हें एक आइडिया मिल जाएगा, फिर एकदम से क्लिक होगा कि हाँ भाई ये इधर पढ़ा था, अगर पढ़ा है तो फिर तुम क्लिक कर जाओगे और तुम सही ऑप्शन को टिक कर दोगे। ठीक है, चलिए आगे देखो 32nd क्वेश्चन, what is the term for the process by which two unrelated species evolve similar traits due to similar environmental pressure। रिफ्रेज होके क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन आपका कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है, इवोल्यूशन में ज्यादा टॉपिक्स नहीं है, ज्यादा इतना वास्ट सिलेबस नहीं है इवोल्यूशन का, यही 4-5 जो मेन टॉपिक है ये रिफ्रेश होके आते रहेंगे बार बार। ठीक है, बट आपको समझ में आना चाहिए इनके अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। इधर जो मैं करवा रहा हूँ ये मैक्सिमम है, इससे ज्यादा टाइप के क्वेश्चंस इस चैप्टर से नहीं बनेंगे, टाइप्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, रिफ्रेश तो आप कितने क्वेश्चंस कर दीजिए। 33rd क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैकेनिज्म ऑफ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। ठीक है, देखो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का कौन सा मैकेनिज्म नहीं, देखो बिहेवियरल तो होता है, तो ये तो हट गया। ठीक है, टेम्पोरल भी होता है, मैकेनिकल भी होता है आइसोलेशन। देखो मैकेनिकल रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन की रिप्रोड्यूस ही ना कर पाए वो डिफरेंट स्पीशीज के साथ, स्ट्रक्चर्स ही एब्सेंट हो, ठीक है, रिप्रोड्यूस करने के लिए, इसका आंसर है जीन फ्लो। जीन फ्लो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का एग्जांपल नहीं। ठीक है, चलिए 34th क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा सा टाइम और दो, थोड़ा सा टाइम और लगेगा, 10 मिनट के टाइम में आपका पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा। हम ऑलरेडी भाई 34 क्वेश्चन कर चुके हैं, 15-16 बचे हैं सिर्फ, है ना। चलो 34th क्वेश्चन देखते हैं भाई।
what term describes a feature that is present in an organism but is reduced in size and function compared to the same feature in a related organism? भाई ऐसे ऑर्गन को बताना है जिसका फंक्शन पहले होता था बट बाद में उसका रिड्यूस हो गया वो ऑर्गन ड्यू टू लेस यूज। तो इस तरीके के हम स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं भाई? वेस्टिजियल स्ट्रक्चर। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज बड़ी दे देते हैं तो बच्चे घूम जाते हैं। ठीक है, पहली ही लाइन से आंसर पता लग जाना चाहिए। ठीक है, ऑप्शंस देख लिया करो। चलो 35th क्वेश्चन, द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्पीशीज फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग स्पीशीज इज कॉल्ड स्पीशिएशन। डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ओके, द प्रोसेस बाय विच अ न्यू स्पीशीज इवॉल्व इन द सेम ज्योग्राफिकल एरिया एज इट्स एंसेस्टर। ठीक है, सेम ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर, ठीक है, सेम एंसेस्टर जिनके रहे हो उधर अगर नई स्पीशीज इवॉल्व हो रही है, इस तरीके के इवोल्यूशन को, इस तरीके की स्पीशिएशन को हम क्या कहेंगे? पैरापैट्रिक स्पीशिएशन। सिंपैट्रिक का मैंने बता दिया, दो अलग अलग स्पीशीज है ना। चलिए, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट होमोलोगस स्ट्रक्चर इज ट्रू? होमोलॉगी यानी कि डाइवर्जेंट इवोल्यूशन की यहां पे आगे बात होगी। ठीक है, जिसमें स्ट्रक्चर सेम है, फंक्शन डिफरेंट है। ठीक है, अब देखो स्टेटमेंट देखो, होमोलोगस स्ट्रक्चर हैव डिफरेंट फंक्शंस। ठीक बात है। होमोलोगस स्ट्रक्चर इंडिकेट्स अनरिलेटेड एंसेस्ट्री, नहीं, कॉमन एंसेस्ट्री शो करता है। होमोलोगस स्ट्रक्चर सजेस्ट शेयर्ड एंसेस्ट्री। ठीक है, सजेस्ट, ठीक है, वर्ड पे ध्यान देना। होमोलोगस स्ट्रक्चर इवोल्व ड्यू टू कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, गलत, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। देखो यहाँ पे सजेस्ट की बात हुई है, बता नहीं रहा कि कॉमन एंसेस्ट्री, बताता है, बट यहाँ पे बता रहे हैं कि स्ट्रक्चर सेम है, होमोलोगस स्ट्रक्चर है बट डिफरेंट फंक्शन है। तो होमोलोगस के बारे, होमोलोग इवोल्यूशन के बारे में हमारी जो ए स्टेटमेंट है, ऑप्शन ए है वो करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 38th क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म फॉर द रैंडम चेंजेस इन अलील फ्रीक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन? एक पॉपुलेशन के अंदर रैंडम चेंजेस आ जाए, ठीक है, अलील फ्रीक्वेंसी में, इसे क्या कहते हैं? म्यूटेशन। म्यूटेशंस आर रैंडम चेंजेस। ठीक है, चलिए आगे देखिए। एक क्वेश्चन था अभी प्रीवियस, एक मॉक टेस्ट में मैंने देखा था, पीवाईक्यूज में नहीं देखा था। उसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि विच साइंटिस्ट सजेस्ट या फिर विच साइंटिस्ट गेव द आइडिया अबाउट साल्टेशन। साल्टेशन आपको पता होगा, ह्यूगो डे वेराइस ने दिया था, जिन्होंने कहा था एक सिंगल बड़ा म्यूटेशन आया जिस वजह से सभी ये जो स्पीशीज हैं ये सब बन गई। ठीक है, उन्होंने जो ये स्लो और आपके टाइमली चेंजेस थे इनके बारे में कोई बात नहीं करी, उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करा। ठीक है, तो कौन से साइंटिस्ट थे भाई? वो ह्यूगो डे वेराइस। ठीक है, ये चीज याद रखना। क्वेश्चन था मॉक टेस्ट में, मुझे लगा भाई ये क्वेश्चन आ सकता है बिकॉज एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है, जो साल्टेशन टर्म है वो उन्हीं के कॉन्सेप्ट में दी हुई है। ठीक है, जो उन्होंने पूरी थ्योरी बताई है, तो ये क्वेश्चन मुझे लगा इस टॉपिक से एक आ सकता है जो मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है, दैट्स व्हाई मैंने आपको ये चीज बता दी है। ठीक है, ओके, द विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड द विंग्स ऑफ इंसेक्ट आर एन एग्जांपल ऑफ बर्ड्स और विंग्स के, बर्ड्स के विंग और इंसेक्ट्स के विंग, सॉरी। ठीक है, ये किस चीज के एग्जांपल है? एनालॉगी स्ट्रक्चर्स। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं भाई 40th क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन और। ठीक है, पानी वगैरह पीते रहो, स्क्रीन के आगे बैठने से कभी कभी आंखों में भी दर्द होता है, मैं समझता हूं तुम लोगों के दर्द है ना, बट पढ़ना पड़ेगा। पढ़ाई अभी नहीं करोगे फिर बाद में दिक्कत रहेगी, पूरी लाइफ स्ट्रगल करोगे अगर आज स्ट्रगल नहीं किया तो। ठीक है, बीच बीच में अपना ध्यान रखा करो, पानी पीते रहा करो, कभी लगे भाई आंखों में दर्द हो रहा है, ठीक है, पूरे दिन अगर स्क्रीन टाइम आपका ज्यादा जा रहा है पढ़ने की वजह से, तो थोड़ी देर आईज क्लोज करके क्वेश्चन सुन लिया करो, आंसर सुन लिया करो, वो भी बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं भाई 40th क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म फॉर द एक्यूमुलेशन ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन ग्रुप व्हिच कैन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज? ठीक है, क्या क्वेश्चन भाई? ऐसी टर्म क्या बताओ जिसके अंदर एक्यूमुलेशन ऑफ डिफरेंसेस, ठीक है, दो ग्रुप्स के बीच में भाई अलग अलग डिफरेंट चेंजेस का आपकी बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, जो नई स्पीशीज की फॉर्मेशन तक लीड करे। देखो म्यूटेशन तो नहीं हो सकता, सडन सिंपल चेंज है, ठीक है, वेरिएशंस तो है ही नहीं, वो ऑलरेडी आ रही है। अडप्टेशन इसको नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसी इन्वायरमेंट की बात नहीं हुई है, नेचर की बात नहीं हुई है, सिंपल हमारा स्पीसिएशन का ही प्रोसेस है। देखो रिफ्रेस किस वे में किया, ठीक है, कई बच्चे तो लैंग्वेज में अटक जाएंगे, मैं भी एक बार देखते ही मतलब ये क्या घुमा दिया। ठीक है, मुझे भी एकदम से लगा, है ना, बट आपको याद रखना है, अपना मोटिव नहीं भूलना है। नई स्पीसीज की फॉर्मेशन हो रही है, देखो ऑप्शन को एलिमिनेट करो, वेरिएशन तो हो नहीं सकते, म्यूटेशन भी नहीं हो सकते। ठीक है, क्या है हमारा? स्पीसिएशन वो प्रोसेस। ठीक है,
अगर यहाँ पे भाई आपका कुछ अडप्टिव रेडिएशन से रिलेटेड दिया होता तो आप उस पर टिक करते, ठीक है, अगर लैंग्वेज में उस तरीके से दिया होता। चलिए मिलर भैया के ऊपर बात आ गई। मिलर का जो एक्सपेरिमेंट था साइंटिस्ट का, ठीक है, एसटी मिलर, उन्होंने क्या साइंटिस्ट किया था कि भाई इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं और उनसे आपकी जो लाइफ है वो स्टार्ट हुई, ठीक है। केमोसिंथेटिक थ्योरी का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था, ये याद रखिएगा, ठीक है। मिलर सिमुलेटेड अर्ली अर्थ कंडीशन इन अ लेबोरेटरी बाय पासिंग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू अ क्लोज फ्लास्क, रेजिंग इट्स टेम्परेचर टू 800 डिग्री सेल्सियस एंड द फ्लास्क कंटेनिंग क्या क्या था भाई, देखो मिथेन और हाइड्रोजन भी थी, अमोनिया भी थी, वाटर वेपर्स भी थे, ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। और हाँ एक और चीज लिख लो, ठीक है, ऑल ऑफ दी अबव तो आंसर हो गया। अगर पूछ ले कि कौन से अमीनो एसिड्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने थे तो याद रखना आग, ठीक है, आग से बहुत इजीली याद रहेगा। एस्पार्टिक एसिड, ये चीजें बच्चों कोई नहीं बताएगा। एलानिन, ग्लाइसिन, ये चीजें कोई नहीं बताएगा कि कौन से अमीनो एसिड कौन से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स देखने को मिले थे, बट क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। ये चीजें मैं यहाँ पे बता रहा हूं, इनको नोट कर लो हाथ क्या, ठीक है, इसके एक्सपेरिमेंट्स में ये चीजें हमें मिली थी, ठीक है। चलो 42, क्वेश्चन नंबर 42, होमोलोगस ऑर्गन रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट करते हैं भाई, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को, ठीक है। देखो कितनी बार आ चुका है रिफ्रेज होके, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन पे अब तक 3 से 4 बार क्वेश्चन आ चुके हैं रिफ्रेज होके, ठीक है। इस टॉपिक को तो पक्का कर लेना, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि एनटीए को पता है, एग्जामिनर जो आपका है जिसने पेपर सेट किया है उसको पता है कि बच्चा कहां कंफ्यूज होता है। होमोलॉगी और एनालॉगी में सबसे ज्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, ये कंफ्यूजन यहां पे क्लियर कर लो। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन मतलब एनालोगस ऑर्गन, ठीक है, सी ए ऐसे याद करो, ठीक है। और इसमें क्या होगा, स्ट्रक्चर डिफरेंट फंक्शन सेम, ठीक है। और जहां पे स्ट्रक्चर सेम बट फंक्शन डिफरेंट वो हो जाएंगे आपके होमोलोगस ऑर्गन। स्ट्रक्चर सेम मतलब होमोलॉगी, ठीक है, फंक्शन डिफरेंट, ये किस तरीके का इवोल्यूशन हो गया, डाइवर्जेंट हो गया, यानी कि एक एंसेस्टर से बहुत सारी स्पीशीज में नई नई स्पीशीज बनी है, इवोल्यूशन बहुत ज्यादा वे में हुआ है, डाइवर्ज हो रहा है, ठीक है। कन्वर्ज का मतलब बहुत सारे एंसेस्टर, अलग अलग एंसेस्टर जो कॉमन नहीं है, ठीक है, उनके अंदर एक सेम फंक्शन की वजह से, सेम एनवायरमेंटल स्ट्रेस की वजह से एक कॉमन फंक्शन इवॉल्व हुआ और सबके फंक्शन सेम है, चाहे स्ट्रक्चर कितने भी डिफरेंट हो एंसेस्टर्स की वजह से, ठीक है। कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट अच्छे से याद रखो, ठीक है, डाइवर्ज हो रहे हैं, ठीक है। इस टॉपिक पे अटके अगर नंबर कटवाए तो तुम लोगों के लिए शर्म की बात है, इतना समझने के बाद भी, ठीक है। चलिए 43rd क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ठीक है, ऑस्ट्रेलोपिथेशियंस या फिर पिथेकस आप बताइए, ठीक है। देखो, दे हंट विद स्टोन वेपन्स, दे एट फ्रूट, 2 मिलियन ईयर अगो दे लिव्ड इन द ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड्स, ठीक है। ये सभी बातें ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में ठीक है, तो इधर ऑप्शन टिक करेंगे ऑल ऑफ द अबव, बिकॉज वो मीट नहीं खाते थे। अर्ली ह्यूमंस क्या करते थे, हंट करते थे, ठीक है, बट खाते नहीं थे, ठीक है। जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस तक थे वो फ्रूट्स के ऊपर सर्वाइव करते थे, तो ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। चलिए अराउंड 1.5 to 2 मिलियन ईयर अगो ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो हेबिलिस ये आपके इवॉल्व हुए थे, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, बिल्कुल एक एक लाइन के आंसर्स हैं, इनके एक एक लाइन की डेफिनेशन एनसीईआरटी में, ठीक है। 44th क्वेश्चन, बस 6 क्वेश्चंस और, ठीक है, फिर हमारा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट। चलिए, ऑल दीज फैक्ट्स आर ट्रू अबाउट निएंडरथल मैन एक्सेप्ट, देखो 1400 सीसी का ब्रेन था, ये ऑप्शन तो हट गया। दे यूज्ड हाइट्स टू प्रोटेक्ट देयर बॉडीज, ठीक है, यूज्ड हाइट्स टू प्रोटेक्ट देयर बॉडीज, ठीक है, ये गलत हो गया, मतलब जो एक्सेप्ट हमें बताना है, जो नहीं था उनके अंदर एबिलिटी। लिव्ड इन ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया बिटवीन 1 to 40,000 years back, their fossils were discovered in Java in 1891, ठीक है, ये ऑप्शन ठीक है, ठीक है, बट ये चीज इसके बारे में गलत है, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा इधर क्लिक हो गया और ये तीनों बाकी गलत हो गया, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, जो कि निएंडरथल्स मैन के बारे में गलत चीज एक्सप्लेन की गई है, ठीक है। चलिए, ठीक है, इससे भी ज्यादा पुराने हैं ये, अराउंड 1.5 मिलियन ईयर अगो के हैं, ठीक है। चलिए, ओके 45th क्वेश्चन, which of these is the direct ancestor of turtle, टर्टल का डायरेक्ट एंसेस्टर बताओ भाई, सौरोपिसिड्स, साइनोपिसिड्स, प्लाइकोसॉर, थिकोडोंट्स, जल्दी से इसका आंसर आप लोग बताओ, ठीक है।
जल्दी से मुझे इसका आंसर बताओ, मैं जरा पानी पी लेता हूं। ठीक है, जल्दी से मुझे बताओ भाई, डायरेक्ट एंसेस्ट्री टर्टल्स के साथ किसकी है? ठीक है, एनसीईआरटी अगर तुमने पढ़ी है भाई, है ना, वो सब में उसमें लिखा हुआ है डायरेक्ट एंसेस्ट्री के बारे में। चलिए, मिल गया होगा अब तक आंसर तो। ठीक है, ऑप्शन ए। आगे देखते हैं। Which of the following were extinct in the Permian period? ठीक है, परमियन पीरियड के अंदर देखो, अब आपको ये परमियन, ट्राइजेक, डेवोनियन, क्रिटेशियस, टर्शरी, ये पीरियड याद होनी चाहिए। अब तक हमारे 5 मेजर मास एक्सटेंशन हुए। ठीक है, एनसीईआरटी में शायद इसके बारे में ढंग से नहीं दिया हुआ है। ठीक है, बट मैं बताता हूं ब्रायोफाइट्स हो गए थे वहां से। ठीक है, चलिए, तो 5 मेजर एक्सटेंशन के अंदर आपके ये टाइम पीरियड्स है भाई। परमियन हुआ, इससे पहले डेवोनियन हुआ, फिर आपका क्रिटेशियस टर्शरी हुआ। जिस क्रिटेशियस टर्शरी के अंदर आपके डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हुए थे। क्वेश्चन आता है, ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, हो सकता है भाई आपके, अगर कोई और बच्चे अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के भर रखे हैं, यूनिवर्सिटीज के खुद के एग्जाम, तो उसमें क्वेश्चन पूछ लेता है इस बारे में। तो बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा नॉलेज है बट रख लो। ठीक है, बताओ भाई कौन से थे हमारे ब्रायोफाइट्स, बता दिया मैंने। चलिए आगे देखते हैं। सीड फर्न्स इवॉल्व फ्रॉम, सीड जो फर्न्स कहां से इवॉल्व हुए थे भाई? हमारे प्रोजिम्नोस्पर्म्स से। ठीक है, ये सभी बना के दिए हुए हैं, पूरा फाइलोजेनेटिक ट्री एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम में बना के दिया हुआ है, वहां से देख लेना अगर नहीं यहाँ पे समझ में आ रहा है तो। और ये सारे प्रीवियस ईयर यानी कि लेटेस्ट वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं आपके। लेटेस्ट मतलब 2023 में जो पूछे गए हैं। ठीक है, ज्यादा शिफ्ट में पेपर नहीं हुआ था बायोलॉजी का, 1-2 शिफ्ट के अंदर ही हुआ था, उसी में से ये सारे क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए 48 क्वेश्चन। असर्शन क्या है आपकी? होमो इरेक्टस प्रोबेबली एट मीट। चलिए, होमो इरेक्टस प्रोबेबली एट मीट। ठीक है, होमो इरेक्टस हैड अ लार्ज ब्रेन अराउंड 900 सीसी। होमो इरेक्टस के बारे में ये दोनों बातें ठीक है या गलत है? जल्दी बताओ। असर्शन ठीक है भाई, होमो इरेक्टस आपको पूरी पहले फाइलोजेनेटिक ट्री उनका याद होना चाहिए। ठीक है, कैसे कैसे आए थे देखो, रामा ड्रायोपिथेकस, फिर आपके इरेक्टस आए, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, निएंडरथल्स। ठीक है, देन आपके एंड में होमो हैबिलिस, उसके बाद होमो सेपियंस। ठीक है, मीट तो नहीं खाते थे कभी। असर्शन गलत है तो डी ऑप्शन। ठीक है, दोनों ही गलत है। ओके, ड्रायोपिथेकस वाज मोर मैन लाइक, गलत। रामापिथेकस वाज मोर एप लाइक, अपोजिट कर दिया। मैंने बताया था ड्रायो इज मोर एप लाइक, रामा इज मोर लाइक मैन लाइक। ठीक है, ऑप्शन डी आएगा भाई, बोथ असर्शन रीजन और फॉल्स। देखो कितना इजी हो जाता है अगर हमें कॉन्सेप्ट पता हो। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आ गए भाई, कांग्रेचुलेशन, हमने एक और चैप्टर, 7वां चैप्टर हमारा कंप्लीट कर लिया है, हमारी बायोलॉजी एमसीक्यू चैप्टर वाइज सीरीज का। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पे है भाई आज के, असर्शन ह्यूमन लॉसेस जीन फोरटेल। ठीक है, रीजन है Lamarck's theory of evolution is known as the theory of continuity of germplasm. Assertion is correct कि हमने उस जीन को लूज कर दिया है जो टेल के लिए था, जिसमें टेल इवॉल्व होती थी। ठीक है, जो आपकी कोकिक्स है, कोकिक्स बोन होती है ना, जो आपके स्पाइनल कोड की बिल्कुल लास्ट बोन होती है। ठीक है, 4 बोन के फ्यूजन से बनती है। ठीक है, टेल के लिए चलो जो जीन था, ठीक है, पहली चीज वो कभी रहा था हमारी बॉडी के अंदर, उसको हमने लूज कर दिया है ड्यूरिंग द कर्स ऑफ इवोल्यूशन, ये चीज बिल्कुल ठीक है। बट यहाँ पे लेमार्क की गलत थ्योरी बता रखी है। रीजन होना, अगर ये होता कि एक्वायर्ड ट्रेट्स की यूज एंड मिस यूज ऑफ ऑर्गन्स, तो हम इसको सही करते हैं। बट यहाँ पे असर्शन ठीक है, रीजन हमारा रॉन्ग है। ठीक है, द असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 50। चलिए, इसी के साथ भाई आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। आप सभी का बहुत बड़ा वाला थैंक यू भाई। ठीक है, एंड तक वीडियो में बने रहने के लिए और इतना सपोर्ट और प्यार देने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे हमारा चैप्टर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। तब तक के लिए भाई अपना ध्यान रखो। वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करो, इस सीरीज को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो बायोलॉजी के डोमेन के एग्जाम देने वाले हैं सीयूईटी में 15 मई को। ठीक है, और ऐसी अच्छे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।